हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एंड टीचिंग। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाशिए पर तथा सामाजिक रूप से वंचित या अलपकारी वर्गों के लिए शिक्षा। हाशिए पर कहें या फिर सीमांत वर्ग कहें, दोनों एक बात है। तो ये क्वेश्चन जो है कई फॉर्म यानी कि कई रूप्स में आ सकता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं और अलपकारी वर्गों के लिए शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे। यानी इस क्वेश्चन के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो हमें एक ही लिखना है। इस क्वेश्चन के आंसर को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें लिखना है हाशिए पर स्थित समूह से तात्पर्य। अगर ये पूछा जाता है ना कि हाशिए पर स्थित समूह से आपका क्या तात्पर्य है, तो हमें ये लिखना है। अदरवाइज कई बार यहाँ से स्टार्टिंग होती है कि वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं और वंचित या अलपकारी वर्गों के लिए शिक्षा के बारे में आप क्या कहोगे, तो हमें ये नहीं लिखना है। अगर यह वंचित वर्ग से डायरेक्ट पूछा जाता है, तो अगर पूछा जाता है कि हाशिए पर या सीमांत वर्ग से आप क्या समझते हो तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्ग से आप क्या समझते हो था उनके लिए शिक्षा के बारे में आप क्या कहोगे, तो हमें इसे भी इंक्लूड करना है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो हम लिखेंगे हाशिए पर स्थित समूह से तात्पर्य, फिर हम लिखेंगे हाशिए पर स्थित समूह के साथ होने वाले भेदभाव, फिर हम लिखेंगे वंचित या अलपकारी वर्ग से तात्पर्य, फिर वंचित वर्ग के बालक कौन कौन से हैं, वंचित बालकों के प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें हमें 5 पॉइंट इंक्लूड करेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चे, पिछड़े वर्ग के बच्चे, लड़कियां, मंदबुद्धि एवं विकलांग, अल्पसंख्यक बच्चे। फिर बात में सामाजिक रूप से वंचित, कमजोर और पिछड़े वर्ग की शिक्षा में जो हमने 5 वंचित बालकों के जो प्रकार पढ़े ना, 5 टाइप पढ़े हमने, तो उनके बारे में लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की शिक्षा। फिर आता है पिछड़े वर्ग पिछड़े सेक्टर के बच्चों की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा, मंदबुद्धि एवं शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा, अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा, और फिर हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ना एटमोस्ट टाइम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है और आप 16 नहीं तो 14 या 15 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाशिए पर स्थित समूह से तात्पर्य। हाशिए पर स्थित समूह से तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत है। एक ऐसा समूह जिसे समाज की मुख्य धारा से हाशिए पर धकेल दिया जाता है, उन्हें जो है वे लाभ नहीं दिए जाते जो सभी को मिलते हैं, उनसे वंचित रख दिया जाता है। तो उस समूह को हम कहेंगे हाशिए पर स्थित समूह या फिर सीमांत समूह, यानी कि जिन्हें सीमा के अंत तक पहुंचा दिया गया है, ऐसा समूह जिन्हें हर कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। ऐसे समूह को कई बार अपनी पहचान दिखाने के लिए कि वे इसी देश के नागरिक हैं, उसके लिए भी इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो और उन्हें जो है अनदेखी तो की जाती है, उनके हर हित की अनदेखी की जाती है। ये प्राय अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत आते हैं। ऐसे समूह को समाज में दूसरों की अपेक्षा कम लाभ दिया जाता है। ऐसे लोग जो है उनकी संख्या बहुत ही कम होती है और ऐसे में जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं शरणार्थी, ऐसे लोग जो कि दूसरे देश से हमारे देश में आकर बसते हैं, तो वे लोग भी जो है इसका शिकार बनते हैं, यानी कि उन्हें भी सभी लाभ नहीं मिल पाते और कई बार अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष दिखाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आदिवासी लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति या फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, ये इस प्रकार के जो समूह हैं वो हाशिए पर स्थित समूह कहलाते हैं। फिर आता है हाशिए पर स्थित समूह के साथ कौन कौन से भेदभाव होते हैं, जैसे कि रोजगार के अवसरों का अभाव, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, शिक्षा का अभाव, खाद्य साधनों का अभाव, मानवाधिकारों का उल्लंघन, वे उन्हें सभी अधिकार नहीं मिलते हैं, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। इन सभी सुविधाओं से उन्हें क्या किया जाता है? वंचित रखा जाता है। फिर आता है वंचित या अलपकारी वर्ग से क्या तात्पर्य है? वंचित से तात्पर्य रहित होना। जब कोई व्यक्ति किसी सुविधा से रहित हो जाता है तो वह उस सुविधा से वंचित कहलाएगा। समाज के वे लोग जिन्हें समाज में असंतोषजनक सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दर्जे से वंचित रखा जाता है, उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग कहा जाता है। वंचित वर्ग में हम कौन कौन से समूह आ सकते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति, मंदबुद्धि और विकलांग बालक और अल्पसंख्यक बालक। ये कैसा वर्ग है? ये वंचित वर्ग है, यानी कि जिन्हें सभी प्रकार की जो सुख सुविधाएं नहीं दी जाती और उनके साथ समाज में क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। वंचित वर्ग के बालक
से क्या तात्पर्य है? वंचित वर्ग के बालक से आशय यह है कि आवश्यक वस्तुओं से रहित होना, यानी कि उस वर्ग के बच्चों को हम वंचित वर्ग के बालक कहेंगे जिन्हें जो आवश्यक वस्तुएं उनसे क्या क्या कर दिया जाता है, रहित कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं नहीं प्राप्त होती। बालक प्राय निम्नलिखित रूप से वंचित हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित, या फिर विकलांग, माता पिता के स्नेह से वंचित। अब वंचित बालकों के प्रकार कौन कौन से जो बच्चे हैं वंचित बालक कहलाएंगे, वंचित बच्चे कहलाएंगे, जैसे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे, पिछड़े वर्ग के बच्चे, लड़कियां, मंदबुद्धि एवं विकलांग अल्पसंख्यक बच्चे, ये सभी बच्चे क्या हैं वंचित बालक कहे जाएंगे। अब आता है भारत में सामाजिक रूप से वंचित, कमजोर और पिछड़े वर्ग की शिक्षा के बारे में हम क्या लिखेंगे इसमें। भारत में वंचित, पिछड़े व कमजोर वर्ग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की शिक्षा, पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, विकलांग बच्चों की शिक्षा और अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा आती है। तो सबसे पहले हम अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वर्ग में लगभग 30% भारतीय आते हैं। भारतीय संविधान में इनके सामाजिक और शिक्षा हेतु की रक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। फिर आता है डेवर कमीशन। यूएन डेवर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया जिसे डेवर कमीशन कहते हैं। इसने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की निःशुल्क यानी कि फ्री में पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, वस्त्र व दोपहर के भोजन की व्यवस्था का भी सुझाव दिया था। तो हम पढ़ रहे हैं जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के बारे में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो उन सब के बारे में हमें लिखना है। जैसे कि सबसे पहले डेवर कमीशन जो है डेवर कमीशन का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? यूएन डेवर थे, और उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और दोपहर के भोजन यानी कि मिड डे मील की व्यवस्था का सुझाव दिया था। फिर आता है कोठारी कमीशन। इस कमीशन ने डेवर कमीशन के सुझाव के साथ साथ कबीलों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय एवं निःशुल्क आश्रम स्कूल खोलने पर विशेष बल दिया गया था। डेवर कमीशन ने केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की शिक्षा के बारे में बात की थी, लेकिन कोठारी कमीशन ने उनके साथ साथ जो कबीलों के बच्चे हैं और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर भी विशेष बल दिया था। फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसकी स्थापना जो 1986 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु अनेक घोषणाएं की गई, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले नगरों, गांव और आदिवासी क्षेत्रों में इनके लिए विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इन विद्यालयों में इन्हीं क्षेत्रों और इन्हीं वर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये सब कदम उठाए गए थे। फिर आता है आदिवासी क्षेत्रों में पहले उनकी भाषा सिखाई जाएगी और उसके बाद क्षेत्रीय भाषा सिखाई जाएगी। फिर आता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इनके क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी और नए प्रकार के शिक्षा केंद्र खोलने की व्यवस्था की जा रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये सब घोषणाएं की थी अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए, जैसे कि उनके लिए विद्यालयों की स्थापना करना और उसमें उन्हीं वर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति करना, उनके लिए पहले उन्हें जो है आदिवासी क्षेत्रों की भाषा सिखाई जाए और बाद में क्षेत्रीय भाषा सिखाई जाए। फिर सर्व शिक्षा अभियान की भी स्थापना हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी और नए प्रकार के शिक्षा केंद्र जिसके अंदर खोलने की व्यवस्था की जा रही है। फिर आता है पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इनके लिए क्या कदम उठाए गए थे? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इनके क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने को द्वितीय वरीयता मान्यता दी जा रही है। फिर उस वर्ग के बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रकार की छात्रवृत्तियाँ की भी इसको व्यवस्था की गई है, आर्थिक सहायता दी जा रही है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस वर्ग के लिए क्या कदम उठाया गया था? इस वर्ग में आने वाले बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। तो इसमें क्या था? पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा में सबसे पहले जो इसमें हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत इनके लिए नए स्कूल खोले जाने की व्यवस्था की गई। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इस वर्ग के लिए जो स्कॉलरशिप, इस वर्ग के अंदर जो भी बच्चे आते हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी गई, उन्हें आर्थिक सहायता दी गई। तो ये सब कदम उठाए गए। फिर आता है लड़कियों की शिक्षा।
स्वतंत्र होने के बाद सर्वप्रथम राधाकृष्णन कमीशन ने स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने का सुझाव दिया। राधाकृष्णन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई और लागू करने के लिए कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई। और वे कौन कौन सी घोषणाएं थी? जैसे स्त्री पुरुषों की शिक्षा में भेदभाव नहीं किया जाएगा, लड़कियों के लिए माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है, यानी कि कोई भी शुल्क यानी कि कोई भी पैसा वसूला नहीं जाएगा। फिर आता लड़कियों के लिए कुछ विशेष छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई। निर्धन वर्ग की छात्राओं को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। नवोदय विद्यालय में लड़कियों के लिए 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, जैसे करंट में सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए गए हैं लड़कियों की शिक्षा के लिए, या फिर बहुत सारे स्कॉलरशिप आज भी जो है सरकार दे रही है लड़कियों को। फिर मंदबुद्धि एवं शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा 1952 में विकलांग बच्चों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्या का समाधान करने हेतु भारतीय बाल कल्याण समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। कोठारी कमीशन ने क्या कदम उठाया? कोठारी कमीशन ने शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में विकलांग बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने पर बल दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इस वर्ग के लिए अनेक घोषणाएं की, जैसे कि मामूली विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे और गूंगे, बहरे, अंधे तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएंगे। विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं की सहायता की जा रही है। इनके सहयोग से 2001 में भारत में लगभग 1000 विकलांग शिक्षा केंद्र स्थापित हो चुके थे। विकलांग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करने की आयु भी 6 के स्थान पर कितनी कर दी गई? 9 वर्ष कर दी गई है। तथा अल्पसंख्यकों के बालकों की शिक्षा धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने जो शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं और प्रशासन भी उनको अधिकार देगा। इनकी कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल कर दिया गया है और उनको आरक्षण और आर्थिक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों में भी प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने की प्राथमिकता दी जा रही है। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता यानी कि धन की सहायता दी जा रही है। प्रातः निष्कर्ष, आज भी इन जातियों को वंचित, पिछड़े अथवा कमजोर वर्ग में रखा गया, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी आज भी जिन जातियों की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले वंचित या पिछड़े वर्ग में रखा गया था, आज भी उनका वही हाल है, यानी कि आज भी उन्हें पिछड़े या कमजोर वर्ग में ही रखा गया है। लेकिन सच बात यह है कि ये सब जातियां न तो अब उतनी वंचित हैं, क्योंकि आज बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, या लड़कियों के लिए है या फिर किसी अन्य वर्ग के लिए हैं, जितनी स्वतंत्रता से पहले थी, और न ही उतने कमज़ोर। अब इनमें सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता आ गई है, शिक्षा की ओर भी इनकी रुचि बढ़ी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सब के लिए ये जो वर्ग है ये अभी भी वंचित है। तो इस संबंध में जन जागरण जो है की आवश्यकता है, कि लोगों को जागृत करने की अभी भी आवश्यकता है, कि इस वर्ग की ओर अभी और ध्यान दिया जाना बाकी है। और भी आप कुछ भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं निष्कर्ष में, जो भी आपने पढ़ा, आप कोई भी अपना पॉइंट डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।